हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो वाइजर 2 था उसने क्या किया था, अपना सिग्नल खो दिया था। नासा ने 21 जुलाई के आसपास क्या हुआ था कि जो वाइजर से उसका कनेक्शन टूट गया था और फिर उन्होंने लगभग आज से कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या किया, उससे कनेक्शन पाया। उस वक्त नासा को यही लगा कि शायद अब कनेक्शन बन ना पाए, तो उन्होंने आखिरी बार और ट्राई किया, पूरी मेहनत किया उन्होंने और तब जाके उन्होंने कनेक्शन पाया। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि आखिर जो वाइजर 2 है उससे कनेक्शन क्यों लॉस्ट हुआ और ये जो वाइजर 1 है, वाइजर 2 है, ये क्यों लॉन्च किए गए और ये कितनी दूरी पे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धरती से सबसे ज्यादा दूरी पे हैं। इन्होंने जो हमारे सूरज है उसका हेलियोस्फीयर भी ये पार कर गए हैं, मतलब हमारे सूरज से दूर चले गए हैं। और ये कहां पे है, इंटरस्टेलर मीडियम में है। तो इंटरस्टेलर मीडियम क्या होता है ये भी हम समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर जो वाइजर 1 थे, जो वाइजर 2 थे, इनको क्यों लॉन्च किया गया था और इन्होंने जो अपना कनेक्शन था वो क्यों लॉस्ट किया, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसमें सिल्वा मेथड, ठीक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रैक्टिस ऑफ द फ्लो, ये सारी चीजें अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो आपकी पढ़ाई है उसमें आपकी एफिशिएंसी 500% बढ़ जाती है, या हम कहें 5x बढ़ जाती है, या फिर हम कहें कि जो पढ़ाई आप 1 साल के अंदर करेंगे वो आप 2 से 3 महीने के अंदर खत्म कर लेंगे। तो आपकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है लर्निंग की, याद करने की। और दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि इसी को सीखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आपको यह मात्र 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और जो भी क्वारी रहेगी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो वाइजर 2 था, अब बात समझिए कि जैसे मान लीजिए वाइजर 2 है, ये हमारी धरती है, ये भले ही दूर हो, लेकिन क्या होता है कि जब तक ये इस तरफ अलाइन रहेगा, सिग्नल देता रहेगा, तब तक तो सिग्नल हमारी धरती पे आएगा। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि जो नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि जो वाइजर 2 था, इसका क्या हुआ, जो एंटीना था जहां से सिग्नल हमें सेंड कर रहा था, ये धरती से 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री पे क्या था, ये डिफ्लेक्ट हो गया था। सेल्सियस मैंने बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए धरती है हमारी और ये वाइजर है, तो इसका जो एंटीना था 2 जैसे यहां पे आने वाला था, तो ये हल्का सा यहां से मिसमैच हो गया था, कितना 2 डिग्री के आसपास, जिसकी वजह से ये जो सिग्नल था धरती तक नहीं आ पा रहा था। और इसी सिग्नल को फिर से, ये 21 जुलाई के आसपास की बात है, इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने इसको पकड़ने के लिए, इसको सही करने के लिए इन्होंने कोशिश की और अब जाके इन्हें क्या मिला है, वहां से सिग्नल मिलने लगा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये लगभग 2025 तक ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, 2025 से लेकर 30 तक। तो आप मान चलिए कि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2-3 साल में इनका खत्म हो जाएगा। वो क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास सोलर पैनल नहीं है कि ये सूरज से एनर्जी लेंगे। इनके पास क्या था, एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल था, प्लूटोनियम 238 के आसपास कोई मटेरियल था, जो कि जब हम इसे कहीं रखते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, जब भी हम रखेंगे वो अपने अंदर से क्या करता है कि मतलब डीके करता रहता है, एनर्जी को डीके करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका मास वक्त दर वक्त घटता रहता है। जैसे जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, मतलब पार्टिकल होते हैं, अगर हमने उसको क्या किया, नॉर्मल से रखा है, ठीक है, तो आप देखेंगे धीरे 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 मतलब वो रेडिएशन निकाल के अपना जो मास है कम करता जाएगा। तो वही जो रेडिएशन निकल रहा था, जो थर्मल रेडिएशन निकल रहा था, वही ये जो आप देखेंगे, ये जो वाइजर है, ठीक है, तो उसी थर्मल रेडिएशन से ये काम कर रहा था। क्योंकि सोलर पैनल इसलिए लगाते थे क्योंकि ये जिस दिशा में जा रहा था वहां पे रोशनी पहुंचने वाली ही नहीं है, तो कोई सोलर पैनल लगा के यहां पे कोई मतलब था नहीं, ठीक है। तो ये पूरा इसका था कि जो 2 डिग्री सेल्सियस ने क्या किया, मतलब अलाइन हुआ, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये सारा मुद्दा हुआ। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करें आखिर जो वाइजर 1 है और जो वाइजर 2 है क्यों लॉन्च हुआ, क्या इसकी कहानी है, क्यों ये इतना खास है। देखिए, इतना खास इसलिए है कि पहली बात, ये लगभग 44 साल के आसपास से हमें सर्विस दे रहा है। 1977 के आसपास ये क्या था, मतलब धरती से लॉन्च हुआ था और आज लगभग 44-45 साल हो चुके हैं, ये लगातार हमें सर्विस दे रहा है। तो इतने टाइम से ये सर्विस दे रहा है। दूसरी बात कि इसने बहुत सारे खोजें की, बहुत सारी जानकारियां हमें दी, बहुत सारे जो साइंटिस्ट के थ्योरी थे उनमें सुधार किया, उनकी मदद की और बहुत सारे हमें इमेजेस मिले, बहुत सारे नई इसने खोजें की, साउंड दिया, बहुत कुछ इसने दिया। तो हम ये जानेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये जानना था आखिर इन्हें लॉन्च क्यों किया गया था, इनका मेन काम क्या था। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारे प्लेनेट हैं, जो 8 प्लेनेट हैं, ठीक है,
ये क्या होते हैं दोस्तों कि कभी कभी अलाइन में आते हैं, कभी कभी एक लाइन में आते हैं। अब वो कब आते हैं? 175 साल में, हर 175 साल के आसपास ये क्या होते हैं कि एक लाइन में आते हैं, ठीक है। तो उसी वक्त जो नासा था, ठीक है, मतलब जो नासा था उसने देखा कि ये अलाइन में आने वाले हैं, तो अगर हमें कोई भी, ठीक है, प्रोब या कुछ भी हमें भेजना हो, स्पेस क्राफ्ट भेजना हो, तो इसके द्वारा हम भेज सकते हैं, क्योंकि सब सेंटर में है, तो इसकी ग्रेविटी का हम फायदा उठा के, ठीक है, इसके ग्रेविटी का फायदा उठा के बिना फ्यूल खर्चा किए हम किसी भी मशीन को, किसी भी चीज को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं, बहुत आगे तक भेज सकते हैं। तो ये एक मौका था नासा के पास, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो वाइजर 1 था और वाइजर 2 था, उसको तैयार करना शुरू किया, और लगभग 1971 के आसपास इन्होंने शुरू किया था, लगभग 3 साल में ये बनके तैयार हो गया था। फिर उस दौरान दोस्तों इन्होंने क्या किया कि उसको लॉन्च किया। अब इनका काम क्या था मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। तो जो वाइजर 1 था उसका काम था जुपिटर और सैटर्न को निरीक्षण करना, उसके बारे में अध्ययन करना था। और जो वाइजर 2 था उसका काम क्या था? नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, इन सबको क्या था कि इनको मतलब कैप्चर करना था, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। तो इसीलिए जो वाइजर 1 था 5 सितंबर को लॉन्च हुआ और ये 20 अगस्त को लॉन्च होता है। अब लॉन्च होने के बाद दोस्तों उसने तो क्या किया, अपना काम कर लिया, वहां ये गए, जिनका जो काम था इन्होंने अपना काम किया, काम खत्म कर लिया। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये 5-6 साल के अंदर इन्होंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया था। अब नासा के वैज्ञानिकों ने सोचा अब हम करें क्या, इसको क्या करें कि हम कुछ और बेहतर इसके साथ कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि इसको सोचा कि इसको हम क्या करेंगे, इंटरस्टेलर मीडियम में भेजेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है, इंटरस्टेलर मीडियम क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 सूरज है, तो 2 सूरज के बीच की जो जगह है, जो गैस पार्टिकल जो जगह है, खाली जगह है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर मीडियम बोलते हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारा सूरज है वो किससे ढका हुआ है? हेलियोस्फीयर से ढका हुआ है। हेलियोस्फीयर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, जैसे हमारा सूरज है तो ये क्या आप देखेंगे हेलियोस्फीयर, जैसे हमारा सन है, ये हमारा मतलब सोलर सिस्टम है। अब देखेंगे जब ये मूव कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या है? गैस पार्टिकल का एक तरीके से गोला है, ठीक है। ये किससे बने हैं? हाइड्रोजन से बने हैं, प्लाज्मा मतलब एक तरीके से आयंस पार्टिकल से बने हैं, ठीक है। और ये कैसे बने हैं? सूरज अपने अंदर से क्या करता है? लगातार आयनिक पार्टिकल निकालता रहता है, और यही जो गैस है यहां पे आके जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद क्या होता है, जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां से जो गैसेज आ रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे इसे टकरा रहे हैं तो ये घेरा बना रहे हैं। ये ऐसा ही है कि तालाब के अंदर आप क्या बूंद बूंद पानी गिराते जाइए तो यहां पे क्या होगा? घेरा बनता जाएगा। तो वही घेरा यहां पे बना है। अब यहां से इसकी जो लंबाई है, अब मान लीजिए कि जो वाइजर 1 है, वाइजर 2 है, अगर उनको वहां पे पार करना है तो ये लंबाई हमारे धरती और सूरज के बीच की जो लंबाई है उससे 120 गुना ज्यादा है। यानी कि हमारी जो धरती है और सूरज है उसके बीच की लंबाई 1 AU है, ठीक है। तो ये जो दूरी है सूरज से हेलियोस्फीयर की, ये कितना है? 120 AU के आसपास है। तो 120 गुना ज्यादा है हमारे धरती और सूरज के बीच की लंबाई से, तो इतना ज्यादा है। तो इसी को ही जो वाइजर 1 थे और वाइजर 2 था, इन्होंने इसको क्रॉस किया। तो ये पहला ऑब्जेक्ट थे, ये पहले ऑब्जेक्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसको क्रॉस करके इंटरस्टेलर मीडियम में ये चले गए थे, ठीक है। ये लगभग आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ये जो सूरज है और किसी और सूरज के पास पहुंचने में इसे लगभग 40,000 साल के आसपास का वक्त लगेगा। तो काफी लंबा वक्त है ये, लेकिन फिर भी यहां तक पहुंचना और यहां से पहुंच के जो जानकारी देना, ये काफी बड़ी बात थी। अब दोस्तों जो इसके अंदर जो मतलब सेल डाला गया है, ठीक है, जो एक तरीके से फ्यूल सिस्टम इसका है, जो न्यूक्लियर मटेरियल से बना है, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आने वाले वक्त में 2025 से लेकर 2030 तक ये क्या होगा? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जब इसकी पावर खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, तब ये हमें कोई सिग्नल नहीं दे पाएगा। और हमारे पास फिर कोई ऐसा तरीका भी नहीं है, सोलर सिस्टम भी इसके पास नहीं है कि चलो इधर उधर घुमा के इस सन की कुछ कहीं से भी एनर्जी ले हम। तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में 2-3 सालों में, 4 सालों में ये वैसे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका जो सर्विस था, इसने जो एक तरीके से हमें नॉलेज दिया, ये बहुत खास था। तो इसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे, आखिर इन्होंने क्या क्या दिया है हमें, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसने लगभग हमें इसने 70,000 इमेजेस हमें दिए हैं। तो जो काफी ज्यादा हमें काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी रिसर्च में, खोज में, नए नए प्लैनेट्स के बारे में पता चला, बहुत सारी चीजें पता चली। जो सबसे खास चीज था कि जुपिटर के ऊपर जो रेड स्पॉट था उसके बारे में हमें पता चला। आज भी एक तरीके से मिस्ट्री है कि वो रेड स्पॉट क्यों है, कैसे हैं, ठीक है। सैटर्न का एक मून था टाइटन, जहां पे वैज्ञानिकों को यह दिखा कि इस मून पे, जो सबसे बड़ा मून था, इस मून पे जीवन हो सकता है, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे सिचुएशन देखे गए, वहां पे जो माहौल था,
जमीन का ऐसा था कि जैसे हमारी धरती पे जीवन पनपने से पहले था, मतलब जब जीवन पनपने वाला था तब का मतलब सिचुएशन था। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत पता चला, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो ये आने वाले वक्त में ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। जब हम मल्टीप्लैनेटरी बनेंगे तो ये काफी ज्यादा हमें हेल्प करेगा। ठीक है, साउंड ऑफ द यूनिवर्स के बारे में इसने हमें बताया, इसने काफी कुछ बताया। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि इसी जो वाइजर थे, इसी के अंदर ऐसे मतलब एक तरीके से प्लेट डाले गए जो एलियन से सिग्नल साधने में हमारी मदद करते। इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था, कार्ल सैगन जो साइंटिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उनकी एक शो भी आती थी कॉस्मोस करके, बहुत पहले, मतलब अभी तो जैसे जो बनाते हैं नील ग्री टाइसन बनाते हैं, उस टाइम पे कार्ल सैगन बनाते थे। तो कार्ल सैगन बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे, बहुत बढ़िया रिसर्चर थे। तो उनकी हेल्प लेता है नासा, उनसे मदद लेता है कि आखिर हम कैसे करें कि एलियन हमारी भाषा समझ पाए, कि जब ये वाइजर जाए, जब ये खत्म हो जाएगा, मान चलता रहा आज से कम 2-3 हजार साल के बाद, क्या पता ये कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाए, ऐसे प्लेनेट पे पहुंच जाए जहां पे एलियन हो, उनको ये मिल जाए तो क्या करें। तो इस कैसेट के अंदर दोस्तों गाने हैं, ठीक है, भाषा है, धड़कन की आवाज है, हार्ट बीट की आवाज है, काफी कुछ है। और सबसे बड़ी चीज कि एलियन हमारी भाषा कैसे समझेंगे। हम तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अब उनका भाषा शैली कुछ अलग हो सकती है, उन्होंने कुछ अलग विकास किया हो। जब हमारी धरती पे ही इतने हजारों भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रेंज में, तो वो जो एलियन होंगे उनकी भाषाएं तो अलग होंगी ही, क्या पता वो बोलते ही ना, तो कैसे समझेंगे। तो जो कार्ल सैगन थे, उन्होंने सोचा कि एक चीज हमेशा होगी, एक चीज हमेशा हर जाति जो समझेगी, वो क्या था, टेक्नोलॉजी का विकास, जिसमें जो एटम के अंदर आपको पता है कि बीट्स होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर बीट्स से काम करता है, ठीक है, तो उन्हीं बीट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, सिग्नल देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो कंप्यूटर में ए लिखा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे मतलब 1010 करके जो बीट्स होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। तो उन्हीं बीट्स का यहाँ पे यूज किया गया, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये पूरा सब इसी फॉर्म में था, ठीक है, ताकि क्या हो, उसको ये समझ सके। तो ये पूरा दोस्तों बहुत अलग तरीके से इसमें बनाया गया था। इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल के फोटो भी डाले गए थे, ताकि उनको ये दिखे कि हमारी धरती जो है कितनी साल पुरानी है, उस डिके को देख के। तो काफी कुछ इसमें था, कैसेट के अंदर बहुत कुछ था कि अगर कोई कभी भी कोई एलियन इसको देखेगा तो हमारे धरती तक पहुंच पाएगा, हमसे क्या हो, संपर्क साध पाएगा। तो जो ये जो मिशन था, जो लॉन्च किया गया था, वो काफी हद तक काफी फ्यूचरिस्टिक था। सोचिए, खत्म होने के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसके बावजूद भी ये काम का है, इसके बावजूद भी किसी एलियन से मिलके हमें एलियन को मिलवा सकता है। तो ये इतना ज्यादा खास था। तो भला कैसे जो नासा के वैज्ञानिक थे इसे छोड़ देते, 2 ही साल हमें सर्विस देगा, पर हम इसकी सर्विस लेंगे, क्योंकि सच में इसने हमें काफी ज्यादा सर्विस दी है, काफी ज्यादा हेल्प की है। वैसे ही जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, अभी इसकी शुरुआत है, और आने वाले वक्त में देखेंगे ये हमारे लिए काफी कुछ नए दरवाजे खोलेगा। तो वैसे जो वाइजर था, वाइजर 2 था, इसने भी काफी ज्यादा हमें रिसर्च करके चीजें दी थी। तो सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि फिर से इससे क्या हुआ है, सिग्नल साध लिया गया है, और हमें ये हमारा जो पुराना मित्र है धरती का, ये हमें लगातार हेल्प करता रहेगा। लेकिन अगर आपको अपनी हेल्प करनी है तो हमारा फ्लो का कोर्स दोस्तों जरूर अवेल करें, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि लाइफ में उसको आगे जाना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि लाइफ में आगे जाएं कैसे, कोई ये नहीं बताता है कि आखिर अपनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं कैसे, कोई ये नहीं बताता हम चीजें याद कैसे करें। लेकिन ये हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो सबसे बड़ी चीज है, सिल्वा मेथड, जो कि सबसे अल्टीमेट मेडिटेशन है, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, वो ये आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इंडिया में हम इसे पहली बार लाए हैं। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।